नमस्कार आप सभी बच्चों को। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम सब आपकी हाल ही में हमारी संस्था दृष्टि के द्वारा एक ओपन मॉक टेस्ट कराए गए। उस मॉक टेस्ट के जो रिजल्ट्स थे, बच्चों ने टेस्ट दिया, उस टेस्ट में बहुत सारे बच्चों ने ऐसे ऐसे प्रश्नों को गलत किया जो कि बहुत ही आप कह सकते हो कि इजी रहे हैं, आसान रहे हैं और सिली मिस्टेक थे बच्चों के। तो जो लास्ट टेस्ट सीरीज हुए 2026 प्रीलिम्स के लिए, बहुत सारे बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और उसके जो एनालिसिस हैं आज की इस कक्षा में, उस एनालिसिस के पूरे जो 100 प्रश्न आप लोग को दिए गए थे और आप लोगों ने बहुत अच्छा किया भी। लेकिन उसमें एक चीज़ देखा गया कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे, उन 100 प्रश्नों में कुछ प्रश्न ऐसे थे जो मैक्सिमम बच्चों ने गलत किया, जो कि प्रश्न बहुत आसान था। प्रश्नों को समझने की आवश्यकता थी, लैंग्वेज को समझने की आवश्यकता थी, लेकिन फिर भी बच्चों ने शायद जल्दबाजी में या फिर कुछ शब्दों को ध्यान नहीं दिया, जिससे वो क्वेश्चंस गलत हुए। तो कौन से प्रश्न गलत हुए हैं बच्चों से, जो अभी हाल ही में ओपन मॉक टेस्ट हुए थे, उन प्रश्नों को देखेंगे कि बच्चों ने कहाँ गलती किया है, जिससे आने वाले जो मॉक टेस्ट हैं अभी 18 ऑफ जनवरी, 18 जनवरी को अभी सेकेंड मॉक टेस्ट, थर्ड मॉक सेट कंटिन्यूअसली ये होने वाले हैं। तो उसके लिए कम से कम आप खुद को तैयार कर पाए और आप समझ पाए कि गलतियां कहाँ पे हो रही है। और बहुत ही डीप एनालिसिस है, मतलब क्वेश्चंस के एनालिसिस नहीं है, बट आप लोग के लिए एनालिसिस बहुत डीप में है कि कितने सारे विद्यार्थियों ने कितने परसेंट्स, मतलब हमने कहा कि अगर 1000 बच्चों ने टेस्ट को अटेम्प्ट किया है तो उसमें से कितने परसेंट बच्चे ऐसे रहे हैं जो कि मैक्सिमम उन प्रश्नों को गलत किए हैं जिसमें बहुत सारे बच्चों ने गलती किया है। तो आज उस चीज़ को हम लोग इस क्लास में एनालिसिस करने वाले हैं। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इन्वायरमेंट का एक क्वेश्चन आया था, पर्यावरण से संबंधित एक प्रश्न थे। और इस प्रश्न में अगर आप देखिए, जितने सारे बच्चों ने इस प्रश्न को अटेम्प्ट किया है उसमें से 72% बच्चों ने क्या किया है, गलती किया है। अगर हमने कहा कि लगभग 100 बच्चों ने इस प्रश्न को अटेम्प्ट किया है तो लगभग 72 बच्चों ने उस प्रश्न को गलत किया है। मतलब जो मॉक टेस्ट अभी लास्ट में हुआ आप लोग के लिए 2026 में, उसमें क्वेश्चंस नंबर 71 एक ऐसा प्रश्न था जो कि प्रश्न बहुत आसान है, लेकिन मैक्सिमम बच्चों ने इसको गलत किया। अब क्यों गलत किया, अभी हम लोग उस चीज़ को देखेंगे। तो आप सोचो 72%, 72.6% बच्चों ने क्या किया है, इन्वायरमेंट के प्रश्न थे, क्वेश्चंस नंबर 71 को गलत किया है। कौन से प्रश्न थे, आइए प्रश्न पहले देखते हैं। प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में क्या है, निम्नलिखित प्रदूषकों पर विचार करना है ना। सभी प्रदूषक दिए गए हैं, इस पे विचार करना था। प्रश्न आपके सामने है, इसमें बोला क्या गया है, प्रदूषक मुख्यतः वाहनों के उत्सर्जन से निर्मुक्त होते हैं। इसमें से बोल रहा है कौन से ऐसे प्रदूषक है जो वाहनों के द्वारा निर्मुक्त होते हैं। अब आप पहला देखो, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब मतलब लॉजिकली अगर आप इसको देखो तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, अगर हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो हीमोग्लोबिन जो होती है, जिसमें आरबीसी में मिलता है, वो क्या करता है, हीमोग्लोबिन में जाके मिल जाता है और फिर धीरे 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 क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा को कम करने लगता है, तो हमें घुटन होने लगती है। महसूस होता है कि नहीं होता है कि हाँ सर घुटन होती है। तो इसको बेसिकली दम घुटू गैस भी बोलते हैं, निकनेम के रूप में दम घुटू गैस भी बोलते हैं। और ये किससे होता है, सभी जानते हैं कि सर ईंधन से होता है, गाड़ियाँ चलती हैं उनसे होती हैं। तो आसान सा है। तो इसमें पूछा भी किस में गया है, प्रदूषक पूछा गया है ना। तो ये प्रदूषक में आता है, बिल्कुल आता है। तो ये तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न था, है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों, बेसिकली क्या होता है कि जो ईंधन होता है उसका अपूर्ण दोहन होने के कारण हमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देखने को मिलती है।
ठीक, अभी हम आगे आपको बताएंगे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया पहला। दूसरा एसपीएम, निलंबित कणकीय द्रव्य। बेसिकली ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा निलंबित? तो आप बोलोगे सर ट्रैफिक वगैरह में अगर आप देखो, आप गाड़ियाँ चला रहे हैं तो उसमें छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स वगैरह देखने को मिलते हैं। इंडस्ट्रीज़ हो गए, बड़े बड़े जो औद्योगिक केंद्र वगैरह से होते हैं, वहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो इससे भी प्रदूषण है। ठीक, तीसरा है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। तीसरा है हमारा O3, ओजोन। अब O3 लेयर्स, ओजोन लेयर क्या करता है? यूवी को प्रोटेक्ट करता है। अगर आप सोचो, यूवी को प्रोटेक्ट करता है। अगर यही नहीं होगा तो यूवी रेस क्या होंगे? सीधा हमारे बॉडीज पे आएंगे और हमें कैंसर जैसी बीमारियां होने का डर रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। अगर आप देखो, ये जो गैसेस होती है, खास करके जो आपके थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह होते हैं उसमें देखने को मिलते हैं, लेकिन इनके अपेक्षा ये नगण्य होता है, ना के बराबर होता है ना? तो ये तो ऑप्शन सी कट जाएगा। हुआ कौन सा? तो अब हमारा O3 तो 100% हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? 1 सेकेंड एंड थर्ड, 1 सेकेंड एंड फोर्थ, है ना? तो ऑप्शंस कौन सा बना हमारा? सी बना। अब आप सोचो, इतना आसान प्रश्न, सिंपल सा, डेली आपके लाइफ में ये चीजें होती रहती हैं। आप गाड़ियां चलाते हैं, प्रदूषण वगैरह होता रहता है, आपका दम घुटने लगता है ना? स्थितियां ऐसी होती है कि आपको हेडक होने लगता है, सर में दर्द होने लगता है। कभी कभी ऐसे केसेस भी देखे गए हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, इनकी मात्रा बढ़ने से, कि लोगों की डेथ हो जाती है। और हो भी जाएगा, क्यों नहीं होगा? आप सोचो, इसकी अगर मात्रा बढ़ेगी, हमारे बॉडी के अंदर जाएगा, तो हीमोग्लोबिन के अंदर ये क्या करेगा? मिलेगा, और धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा को क्या करेगा? धीरे धीरे कम करेगा। और हीमोग्लोबिन करता क्या है हमारे बॉडी के अंदर? ऑक्सीजन का संचरण ही करता है, परिवहन ही करता है। तो उस चीज़ को धीरे 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 कम करेगा, तो हमें दम घुटने लगता है। तो ऐसे तो ये प्रश्न सही है ना? तो अगर 1 सही है तो आप सोचो 1 तो सब में है, ठीक है ना? अब सेकंड एसपीएम भी बिल्कुल सही है, टीनी पार्टिकल्स होते हैं, है ना? तो ये भी बिल्कुल सही है। सेकंड वाला भी क्या है हमारे? बिल्कुल सही है। थर्ड वाले में क्या है? ये नहीं होगा। अच्छा, हम लोगों ने ऑप्शंस गलत लगा दिया है ना? क्या हो जाएगा? बी ऑप्शंस हो जाएगा, 1 सेकंड एंड फोर्थ। ठीक है, क्लियर है? अब इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लीजिए। मतलब प्रश्न बहुत ही आसान थे, बस आपको कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ना था, है ना? आप सोचो कितने सारे बच्चों ने गलती किया यहाँ पे। 72% बच्चों ने गलती किया। अगर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, 100 बच्चों ने इसको टेस्ट दिया, वैसे 100 तो दिए तो नहीं होंगे, 1000 के ऊपर दिए होंगे। ओपन टेस्ट था, ऑफलाइन सेंटर पे भी था, ऑनलाइन सेंटर पे भी था। मतलब ऑनलाइन भी आप घर बैठे दे सकते थे, आके सेंटर पे भी दे सकते थे। बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट दिया, लेकिन कितने सारे बच्चों ने गलत किया? 72%। क्या लग रहा है आपको कि क्वेश्चन, सर इस क्वेश्चन में बहुत जान है? बिल्कुल नहीं, आसान सा प्रश्न था, है ना? अब इसके एनालिसिस भी आपके सामने है। देखो आप, अपूर्ण दोहन होता है ईंधन का। जब आप अपूर्ण दोहन करते हैं तो आपको क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता हुआ दिखाई देगा, और इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसके कारण सर में दर्द वगैरह देखने को मिलता है, चक्कर आने लगता है। कभी कभी ऐसी स्थिति भी आती है कि लोगों की मृत्यु हो जाती है ना? दूसरा एसपीएम के बारे में अगर आप देखिए, जो अभी हमने बताया है, सड़क की धूल होती है, वाहनों की धूल होती है, या धुएं वगैरह निकलते हैं जो, है ना? उसके बाद क्या होता है? ईंधन के दहन से होता है, और फिर आपके फेफड़े में जलन महसूस होने लगती है धीरे धीरे। अब सांस अगर आप लेंगे और ये सब चीज़ें अगर उसमें घुलनशील होगा, तो कहीं ना कहीं आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी ना, तो फेफड़े में जलन भी तो होगी ना। समझ में आया? तीसरा क्या है? SO2 के लिए हमने बताया, क्या बताया हमने? ताप विद्युत संयंत्र, है ना? और विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। इसमें भी होता है, बट नगण्य होता है, बाकी की अपेक्षा ये ना के बराबर होता है, इसलिए इसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं प्रदूषक के अंतर्गत, है ना? और क्षोभ मंडल सबको पता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन युक्त ऑटोमोबाइल उत्सर्जन से होता है। ठीक, तो इसका मतलब फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ हमारा जो है, किसके अंतर्गत हम कंसीडर करेंगे इनको? तो इनको कंसीडर करेंगे वाहनों के उत्सर्जन से निर्मुक्त होते हैं। आशा करते हैं आगे अब किसी भी प्रश्नों को आप गलत नहीं करेंगे। जो 18 जनवरी को ओपन टेस्ट होने वाला है, सभी सेंटरों पे ऑफलाइन भी होंगे और ऑनलाइन भी होंगे, है ना?
तो बारीकी से पढ़ा करिए, प्रश्नों को क्या करना है आपको, बारीकी से पढ़ना है। प्रश्न बिल्कुल भी टफ नहीं है, अगर आप ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ेंगे तो आसानी से हल किया जा सकता है ना। चलिए एक सेकंड क्वेश्चन और देखते हैं। ये तो इन्वायरमेंट का बच्चों ने गलत किया। एक था क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को कितने सारे बच्चों ने गलत किया है, 64.15%, मतलब 64% बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 19 को क्या है, गलत किया है। और क्वेश्चन है कौन सा, हिस्ट्री से है। आइए उस क्वेश्चन को भी देखते हैं, ये क्वेश्चन ऐसा कौन सा है जिसको 64% बच्चों ने गलत किया है, ये भी देखते हैं। प्रश्न ये रहा, सर सैयद अहमद खान के बारे में बोला जा रहा है, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 1875 में मोहंडम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। और यही मोहंडम ओरिएंटल कॉलेज 1875 में जब इन्होंने इसकी स्थापना की थी, 1920 में आज हम सब उसी कॉलेज को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। सर अहमद जो आपके थे, सैयद अहमद खान, ये बेसिकली एक फिलोसफर रहे हैं, इस्लामिक रिफॉर्मर थे, राइटर थे, इस्लाम के बारे में ये सोचा करते थे। ये बेसिकली ये चाहते थे कि अंधविश्वास में भरोसा इस्लाम का ना हो, इस्लाम को अंधविश्वास से दूर रखना चाहते थे। इनके पिता की बात करें, हिस्टोरिकल पार्ट है, उतना डिटेल में हम जाएंगे नहीं, बस थोड़ा सा समझा देते हैं। मतलब आप कह लीजिए कि इनके पिताजी, इनके दादाजी, इनके जितने सारे फैमिली पर्सन्स थे पीछे के, कहीं ना कहीं अच्छे जगह थे, एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हैं। अकबर टू जब था उस टाइम में इनके पिताजी अकबर टू के दरबार में एज अ लाइक एडवाइज़र के रूप में कार्य किया करते थे। तो एक उनका चलता आ रहा था, ये भी पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ थे, तर्रार थे। तभी तो फिलोसफर, राइटर, इस्लामिक स्कॉलर्स सब कुछ थे और इस्लाम के बारे में सोचा करते थे, इस्लाम को अंधविश्वास से दूर करना चाहते थे। आगे चलकर इनको भी आया जो चीज़ें पीछे से चलती आ रही थी कि भाई आप जो सभी जॉब करते आ रहे थे आप भी आइए करिए, लेकिन इन्होंने नहीं चुना, इन्होंने कुछ अलग करने के लिए सोचा। तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उसमें इन्होंने क्या किया, कार्य किया एज अ क्लर्क के रूप में। और धीरे 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 क्या हुआ, पद बढ़ता गया, प्रमोशन होता गया। 1857 का जो रिवॉल्ट था उस वक्त में भी ये थे, और 1857 के रिवॉल्ट्स में इन्होंने ब्रिटिश का ही सपोर्ट किया था। अब पद बढ़ते गए थे इनके। तो बहुत सारी इनकी कहानियां हैं, है ना। तो उतना ज़्यादा डिटेल्स में हम लोग जाएंगे नहीं, बट 1857 में इन्होंने अलीगढ़ मोहंडम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल्स या फिर कॉलेज की आप कह सकते हो स्थापना किया था। और 1920 में उसी को हम आज एएमयू के नाम से जानते हैं। 1920 में इसको एएमयू का दर्जा दिया गया, मतलब नाम बदल दिया गया था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया गया था, है ना। तो पहला क्या है, सर सैयद अहमद के बारे में बोला गया जो बच्चों ने गलत किया है। क्या है, वह पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा का इस्लाम की शिक्षाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे, और उनका मत था कि धर्म में समय के साथ परिवर्तन होना चाहिए। बिल्कुल सही है, ये चाहते थे कि जो हमारे इस्लामिक जैसे कुरान है ना, तो इनका ये कहना था कि भाई कुरान को क्या है कि जो शिक्षाएं हैं वो हमें वेस्टर्न, बेसिकली क्या है, पश्चिमी वैज्ञानिक जो शिक्षा है उसका कुरान के संग एक सामंजस्य बन सके, लोग कुरान भी पढ़े और पश्चिमी जो वैज्ञानिक शिक्षा है उसका भी अध्ययन करें। तो एक सामंजस्य ये क्या है, बनाना चाहते थे। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। उन्होंने राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के क्रम में हिंदुओं के साथ साथ प्रारंभिक मुस्लिम राजनीतिक भागीदारी का समर्थन किया। नहीं, अब ये चाहते थे कि राजनीतिक में जाने से पहले जितने सारे हमारे इस्लामिक लोग हैं, मुस्लिम्स लोग हैं, ये सभी लोग राजनीतिक से क्या रहे, दूर रहे। तब तक रहे जब तक इनकी शैक्षिक और आर्थिक स्थितियां जो है अच्छी ना हो जाए।
है ना। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल कहीं ना कहीं क्या है, गलत है। तो स्टेटमेंट कौन सा सही होगा, केवल एक। तो कौन सा सही है, बताइए। ये प्रश्न टफ है, हिस्टोरिकल पार्ट तो पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, है ना। कितने सारे बच्चों ने गलत किया इसमें, 64% बच्चों ने क्या किया, इसमें गलत किया हुआ है। लग रहा है कि ये प्रश्न गलत होना चाहिए। अगर आपने थोड़ा भी इतिहास पढ़ा, इनके बारे में भी पढ़ा होगा, तो वहां से भी आसानी से निकल सकता है। मैंने कहा ना, आप जब क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं तो आपको बस कॉन्शियस रहना है, ध्यान से इसको पढ़ना है कि बोल क्या रहा है। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के क्रम में हिंदुओं के साथ साथ प्रारंभिक मुस्लिम राजनीतिक भागीदारी का नहीं, मुस्लिम राजनीतिक भागीदारी का समर्थन नहीं किया था इन्होंने। इन्होंने शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति सही होने के बाद की बातें कही थी। तो यहां पे तो गलत हो गया स्टेटमेंट, है ना। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइएगा, देखिए यहाँ पे इनका डिटेल्स लिखा हुआ है। इनका जन्म 1817 में हुआ था और मृत्यु 1898 में हुई थी, है ना। बाकी सब कुछ हमने आपको बता दिया है। 1857 में अलीगढ़ में मोहनडम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना इन्होंने किया था और 1920 में क्या है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ये बन गया। जो हमने आपको बताया है वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये डिटेल्स है। नेक्स्ट आइएगा। अगर आपको लगता है कि सर हमें इन डिटेल्स को अपने से लिखना भी है, नोट्स बनाना है, तो इसकी पीडीएफ दृष्टि के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक्स वगैरह मिल जाएगा, वहाँ से आप क्या करिएगा, जुड़ जाइएगा और ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएगा, जिससे आप डिटेल्स में उसकी नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो अगला टेस्ट होने वाला है 18 जनवरी को, ओपन मॉक टेस्ट, वो भी है। ऑफलाइन सेंटर पे भी होगा, ऑनलाइन पे भी होगा, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी डिटेल्स मिल जाएगा, है ना। तो कम से कम यहाँ से एक चीज़ आप सीख पा रहे हैं कि हमारी सिली सिली जो मिस्टेक है, छोटी छोटी जो मिस्टेक है, उन मिस्टेक्स को आगे नहीं करना है 18 तारीख वाले टेस्ट में। 2026 के लिए जितने सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सभी टेस्ट को अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन मिस्टेक को पहचानिए कि आप गलतियां कहाँ कर रहे हैं। प्रश्न बहुत इजी था, बच्चों ने मैक्सिमम गलती कहाँ किया है, छोटे छोटे पॉइंट्स पे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 जो लास्ट टेस्ट हुआ था, आप देखेंगे तो किससे जुड़ा हुआ है, इकोनॉमी से। क्वेश्चन नंबर 79 को गलत करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, 62%। 62%। अगर 100 बच्चों ने टेस्ट दिया है तो 62 बच्चों ने गलत किया हुआ है। अब इस प्रश्न को भी देखते हैं कितना डिफिकल्ट है। भारत में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के संदर्भ में, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है और बताना है क्या कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र श्रेणियों में शामिल है। कौन कौन से शामिल है। अब प्राथमिकता प्राप्त जो क्षेत्र होता है, बेसिकली विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, अभाव में समय पर पर्याप्त ऋण नहीं मिल पाने की संभावना रहती है ना। इसका आशय समझ में आया। क्या कह रहा है, विशेष प्रावधानों के अभाव में समय पर प्राप्त ऋण नहीं मिल पाती है और आरबीआई के दिशा निर्देश के अनुसार विशेष क्षेत्रों को प्राथमिक क्षेत्रक ऋण की श्रेणी में क्या है, शामिल किया गया है। तो प्राथमिक क्षेत्रक के ऋण के श्रेणी में अगर शामिल किया गया है तो इसमें क्या आ जाएगा, कृषि भी आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। फिर नवीकरणीय ऊर्जा भी आएगा, आवासन भी आएगा और निर्यात ऋण भी आएगा। इट मीन्स कि ऑप्शंस नंबर डी हमारा क्या है, बिल्कुल सही था और बच्चों ने गलत कर दिया इसको। इसमें और भी आएंगे, और कौन कौन से आते हैं, अगर आप देखो, कृषि भी है, एमएसएमई भी है, निर्यात भी है, एजुकेशन शिक्षा भी है, आवास भी है, नवीकरणीय ऊर्जा है, सामाजिक अवसंरचना है, और भी बहुत सारे आते हैं। तो प्रश्न बिल्कुल आसान था इकोनॉमिक्स का। इसके बहुत और भी विस्तार हैं जो कि इस छोटे से एनालिसिस क्लास में हम लोग उस पर चर्चा नहीं कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग इस पर और भी विस्तार में चर्चा कर सकते हैं। ये छोटी क्लास होगी, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आधे घंटे के अंदर ही ये एनालिसिस कंप्लीट किया जाए, जिससे आप टू द पॉइंट चीज़ों को समझ सके। मेरा इस टेस्ट को ले आना सिर्फ और सिर्फ इस बात को आपको समझाना है कि जो छोटी छोटी मिस्टेक्स आप लोग कर रहे हैं, ऐसे प्रश्नों पे कर रहे हैं जो नहीं होना चाहिए, गलत, तो उसको पहचानिए कि सर मिस्टेक हमारा हो रहा है प्रश्नों को पढ़ने में, हम समय नहीं दे रहे हैं।
थोड़ा सा समय दीजिए, खुद को होल्ड किया करिए। प्रश्न पढ़ने के बाद थोड़ा सा खुद को 2 सेकंड 5 सेकंड होल्ड करके ऑप्शंस को पढ़ेंगे ना, तो आप सही आंसर लगा पाएंगे, है ना। ये मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, आसान प्रश्न रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा। अब एक करंट अफेयर का क्वेश्चन था। करंट अफेयर का क्वेश्चन नंबर जो था वो 67 था। इसको भी गलत करने वाले बच्चों की संख्या 61% है, 61.15%। करंट अफेयर क्वेश्चन था 67। जो टेस्ट आपने दिया था लास्ट वाला, उसको ओपन करिएगा, 67 नंबर दिख जाएगा आपको, ठीक है। क्या है? विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट। अगर आप स्टेटमेंट को पढ़िए तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। मतलब क्वेश्चंस को, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन प्रकाशित करता है, किसको बोल रहा है? विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना। वैश्विक आर्थिक मतलब वैश्विक स्तर पर इकोनॉमिकली अवलोकन करना, है ना, वैश्विक स्तर पर। तो विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट जो है ये कह रहा है कि कौन से संगठन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अब आप देखिए कितना आसान है ये प्रश्न, और 61% बच्चों ने गलती किया है। आप इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं। 61% लोग गलत किए हुए हैं। नहीं होना चाहिए गलत, सिली मिस्टेक्स है ये। क्यों? अब इसमें बोला क्या है? आर्थिक स्थिति के बारे में, है ना। अब ऑप्शन देखिए एलिमिनेट कैसे हो रहा है। सबसे पहले अगर हमने कह दिया कि चलो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक है, एक सेकंड के लिए मान लिए कि संभवतः वर्ल्ड बैंक हो सकता है। दूसरा क्या है? मुद्रा IMF के बारे में है, तो लोन्स वगैरह देगा, तो ये तो आप इसको हटा दीजिए। एशियाई बैंक, AIB, है ना, सॉरी AIB नहीं, एशियाई बैंक, ये भी नहीं होगा। बचा क्या? 2, विश्व बैंक या फिर क्या होगा आपका संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन। अब किसमें है? आर्थिक स्थिति और संभावना के बारे में अगर कोई देता है तो ये ध्यान रखिएगा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा है। इसमें भी ध्यान रखिएगा क्या है आपके UNDES, मतलब क्या है कि विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग और संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, ठीक है, तथा 5 संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय आयोग के सहयोग से क्या है ये रिपोर्ट तैयार किया जाता है किसके अंडर में? यूनाइटेड नेशन के ही अंडर में। अब इन सब चीजों को आपने करंट में पढ़ा नहीं होगा, इसलिए गलत हो गया। प्रश्न बिल्कुल आसान था, ठीक। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या थे? ऑप्शन सी, यहां पे संयुक्त राष्ट्र, ठीक। नेक्स्ट आइएगा, पॉलिटी। अगर हम पॉलिटी की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो पॉलिटी का था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 पॉलिटी का था। आइए देखते हैं इसको गलत करने वाले बच्चों की संख्या प्रतिशत कितनी है। 60% बच्चों ने गलत किया हुआ है। ये कंप्लीट एनालिसिस है। आप इससे इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि सर प्रश्न तो आसान थे, बट इतने सारे बच्चों ने गलती किया है, तो गलतियां एक्चुअल में हुआ कहाँ है? प्रश्नों को समझने में सबसे बड़ी गलती है। और मैं हमेशा कहता हूँ जो भी विद्यार्थी UPSC की तैयारी कर रहे हैं, खास करके प्रीलिम्स परीक्षा के लिए, मेंस में तो चलिए आंसर राइटिंग होता है, आपकी समझ होती है, आपकी नॉलेज होती है, उसको डिस्क्राइब करना होता है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए आपको दोनों चीज़ों को ध्यान रखना होता है कि प्रश्न को जो हम पढ़ रहे हैं तो प्रश्न कह क्या रहा है, और प्रश्न के जो उत्तर दिए गए हैं उसमें से कुछ चीज़ अगर एलिमिनेट हो रहा है तो उसको हम एलिमिनेट करके हटा दें, है ना। तो थोड़ा सा होल्ड करके समय देके प्रश्नों को समझने की कोशिश किया करिए, तो क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। जो इतने आसान आसान प्रश्न मैक्सिमम बच्चों ने गलत किया है। अब पॉलिटी में क्या है? अनुच्छेद आर्टिकल 22 के अंतर्गत बोल रहा है, बताना है संरक्षण उपबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसमें बोला क्या गया? एक व्यक्ति जिसे निवारक निरोध के अंतर्गत निरुद्ध किया गया हो, उसकी गिरफ्तारी या उसे गिरफ्तारी से 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष क्या है पेश किया जाना चाहिए। ये तो बिल्कुल सही है ना। 24 घंटे के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष सामने पेश किया जाना चाहिए। लेकिन स्टेटमेंट में गड़बड़ कहाँ है? पहला पैराग्राफ यहां पे, अगर आप यहां से पहले का देखिए
क्या बोला है? निवारक निरोध के अंतर्गत निरुद्ध। ऐसा होगा क्या? ऐसा होगा क्या कि उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। दांडिक विधि के अंतर्गत सामान्य अगर गिरफ्तारी है तब जाके ये लागू होगा। सामान्य गिरफ्तारी तो यहां दिखाई नहीं रहा है ना। यहां पे क्या बोला हुआ है? निवारक निरोध के अंतर्गत। ये तो पहले ही गलत हो गया। अब सोचो यहां पे कितना सिली मिस्टेक है। अगर बच्चा यहीं पे समझ जाए तो गलत करता ही नहीं, है ना। तो ये स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत हो गया। निवारक निरोध के अंतर्गत निरुद्ध किया गया व्यक्ति अपनी पसंद के विधिक व्यवसायी से परामर्श करने तथा प्रतिरक्षा करने का अधिकार रखता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बोथ स्टेटमेंट यहां पे क्या है? रॉन्ग है। ना तो एक होगा और ना ही दो होगा। देखिए इसका पहला जो हमने बताया है ये वही चीज यहां पे लिखा हुआ है ना। निरोध, निवारक निरोध के बीच अंतर करता है। ठीक है, बेसिकली जो हमने आपको बताया है सेम चीजें यहां पे लिखा हुआ है। देखिए, दांडिक विधि के अंतर्गत सामान्य गिरफ्तारी पर लागू होता है। ठीक, किस पे? सामान्य गिरफ्तारी पे लागू होता है। तो वो तो गलत हो गया। दूसरा देखिए इसमें क्या था? निरुद्ध व्यक्ति को केवल निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन मतलब प्रतिनिधित्व करने का अधिकार दिया जाता है। उसे निरोध के कारण बताना अनिवार्य होते हैं। जो कारण है निरोध का उसको बताना अनिवार्य होता है, उसके बाद ही क्या है? प्रकट नहीं किया जा सकता। इसलिए ये वाला स्टेटमेंट क्या है? गलत हो गया था, है ना। इसका मतलब क्या हो गया? दोनों स्टेटमेंट यहां पे गलत है। आसान सा प्रश्न, शब्दों का ही हेरफेर, थोड़ा सा समय अगर आप देके इसको पढ़ेंगे तो आसानी से इसका हल कर पाएंगे। नेक्स्ट आइएगा, पॉलिटी के क्वेश्चंस एक और थे, क्वेश्चंस नंबर 8। टेस्ट में क्वेश्चन नंबर जो 8 था वो पॉलिटी का था। अब उसको भी गलती करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? 58%। इन्वायरमेंट के क्वेश्चन नंबर जो 70 हमने पीछे बताया, 79 समथिंग, सबसे ज्यादा बच्चों ने गलत किया। जो सबसे आसान प्रश्न था हमारे जीवन में डेली के आए दिन वो चीजें हम लोग देखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह प्रदूषक के रूप में, और उसको गलती किया सभी ने। और इन सब प्रश्नों में बेसिक जो बच्चा पढ़ रहा है वो भी सॉल्व कर सकता है। मैं आप लोग को कह रहा हूं प्रश्नों को ध्यान से बस पढ़िए, है ना। शब्दों का हेरफेर है। अब ये पॉलिटी क्या कहता है, आइए देखते हैं इसमें प्रश्न। संसद में जो नेता होते हैं, नेताओं के संदर्भ में आपको बताना है कथनों को लेकर के कौन सा कथन सही है। ठीक, लोकसभा में सदन का नेता हमेशा प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो अथवा नहीं। देखिए यहीं पे गलत लिखा है। ये तो हमने कह दिया कि सदन का नेता प्रधानमंत्री होता है, लेकिन यहां पे क्या है? लोकसभा का सदस्य हो अथवा नहीं। नहीं, अगर सपोज दैट हमने कह दिया राज्यसभा का है, लेकिन फिर प्रधानमंत्री क्या है? किसी को नामित करेंगे, है ना, तो वो हो जाएगा। तो ये तो सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। इसका मतलब यहां पे गलत है। यहां तक तो सही है कि नेता हमेशा प्रधानमंत्री होता है, लेकिन यहां पे लोकसभा का सदस्य हो अथवा नहीं। अगर लोकसभा का सदस्य नहीं है, हमने कह दिया राज्यसभा के सदस्य हैं, तो फिर वो किसी और को नामित करेंगे प्रधानमंत्री ही। तो इसका मतलब ये गलत हो गया। कितना आसान सा प्रश्न था। उसके बाद विपक्ष के नेता को भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है तथा उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। नहीं, वर्णित नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो क्या हो जाएगा? फिर से ऑप्शंस नंबर डी। क्या प्रश्न टफ थे? नहीं थे ना। कितने परसेंट बच्चों ने गलती किया? 58%। देखिए आपके सामने यहाँ पे लिखा है ना, 1977 के तहत वैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा और सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन संसद में विपक्षी जो नेता होते हैं उनको वेतन और भत्ता अधिनियम 1977 के तहत वैधानिक मान्यता प्रदान की। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अब सेम चीजें हमने यहाँ पे ऊपर वाले प्रश्न में भी आपको बता दिया कि
सदस्य तो है ना, स्वयं सदन का नेता भी होता है, जो चीज हमने आपको बताई है। ठीक है, लोकसभा का सदस्य नहीं है, उदाहरण के लिए अगर राज्यसभा के सदस्य हैं तो वो इस भूमिका के लिए लोकसभा के किसी अन्य मंत्री को क्या कर सकते हैं, नामित कर सकते हैं। इसलिए स्टेटमेंट हमारा 1 क्या था, गलत हो गया था। उसको 58% बच्चों ने गलत किया है। और पॉलिटी का बेसिक है ये बेसिक क्वेश्चंस हैं। आगे आते हैं, फिर से पॉलिटी के क्वेश्चंस आए थे 100 प्रश्नों में। पॉलिटी के 3-4 प्रश्न आपको दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अब इसको गलत करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, 57%। ये भी पॉलिटी का प्रश्न है और 50+ % बच्चों ने गलत किया हुआ है। क्या है, अब यहां पे प्रश्न को देखिए, राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त क्षमादान के प्रकार हैं, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा जो क्षमा किए जाते हैं वो कौन कौन से प्रकार हैं आपके सामने हैं, और उसके अर्थ बताने हैं, उसके मीनिंग बताने हैं। जैसे क्षमादान, दोष सिद्धि और दंडादेश दोनों से मुक्ति, क्षमा कर दिया गया, तो ये बिल्कुल सही है। लघुकरण, दंड की प्रकृति की कठोरता में कमी। लघुकरण, छोटा सा कमी, लघु बोलते नहीं है, एक विस्तृत बोलते हैं, एक लघु बोलते हैं। लघु मतलब छोटा सा हो गया, तो मतलब जो भी आपको दंड दिए गए हैं उसकी प्रकृति जैसी भी है उसकी कठोरता में थोड़ी कमी कर दिया जाए, तो ये भी बिल्कुल सही है। कितना आसान है, आपके सामने आंसर था, आंखों के सामने, देखिए ध्यान से। परिहार, परिहार का मतलब क्या है, दंड के स्वरूप में, जो भी दंड आपको दिया गया है दंड के स्वरूप में परिवर्तन किए बिना अवधि को कम कर देना। मतलब जो भी आपको दंड दिया गया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन उसकी जो अवधि है उसको कम कर दिया जाएगा, उसको बोलते हैं परिहार। ये भी बिल्कुल सही है, यहां तक तो बिल्कुल सही है। अब यहां पे बच्चों को समझने की आवश्यकता थी, नहीं तो 58% तो गलत होने की संभावना ही नहीं है। 57.90 मतलब 58 मान लेते हैं, मतलब 100 में से 58 लोगों ने गलत किया है। कैसे कर दिया, आपके सामने ही है। अब देखिए यहाँ पे विराम बोला हुआ है, यहाँ पे प्रविलंबन बोला हुआ है। विराम का मतलब क्या होता है, गर्भावस्था या फिर जो दिव्यांगजन होते हैं उनके लिए है। तो गर्भावस्था या दिव्यांगता जैसे विशेष परिस्थितियों में दंड की कठोरता को कम करना, सामने आंसर है विराम। ये विशेष परिस्थिति में, जैसे कोई गर्भवती है या कोई डिसेबिलिटीज पर्सन है, दिव्यांगजन है, उनको जो भी सजा दिया गया है उसकी कठोरता में थोड़ी सी परिस्थितियों के अनुसार क्या किया जाएगा, कमी किया जाएगा, विराम लगाया जाएगा। मतलब रोक नहीं दिया जाएगा, दंड मिलेगा लेकिन उसकी कठोरता जो होगी उसमें कमी की जाएगी। तो इसका मतलब तो ये तो गलत है ना। दंडादेश पर अस्थायी रोक, विशेष रूप से मृत्युदंड की स्थिति में। प्रतिलंबन, प्रतिलंबन क्या कहता है कि अगर आपको मौत की सजा दी गई है तो उसमें क्या करेंगे, अस्थायी रोक लगाया जा सकता है। तो आपके सामने आंसर था ना, फिर गलत कैसे हो गया आपका। 100 में से 58 बच्चों ने गलत किया है, मतलब एग्जाम्पल ले रहे हैं, बच्चों ने तो हजारों बच्चों ने टेस्ट दिया है, हजारों बच्चों में भी अगर कंसिडर करेंगे तो बहुत हो गया 58%। कितना आसान था, केवल अपोजिट्स लिखा हुआ है, पढ़ना था आपको ध्यान से, ये इसका है ये इसका है, इसलिए ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है, क्योंकि सामने सामने लिखा है तो सामने सामने तो गलत हो जाएगा, लेकिन क्रॉस में सही है हमारा, एकदम सीधा सा है। तो बताइए कितने सारे सही हो गए, केवल 3। तो केवल 3, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। कुछ भी नहीं करना था, आसान सा प्रश्न था ये, है ना। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है कि हमें कहाँ पे किसको मैच कराना है। मैच में भी आपको शब्दों को ध्यान रखना है कि कौन सा किसको लेके बोला जा रहा है। यहाँ पे 3 क्या थे, बिल्कुल आसान आसान थे। चौथा और 5वां भी आपके सामने क्या है, उत्तर है। बस आपको जानकारी होनी चाहिए थी कि वो कह क्या रहा है। शब्दों को भी अगर ध्यान से आप पढ़ते तो भी यहाँ पे आंसर दे पाते, ठीक है। फिर भी 58% बच्चों ने इस प्रश्न को गलत किया है, जो कि बिल्कुल गलत बात है, नहीं होना चाहिए। इतने आसान आसान प्रश्न अगर 2026 के प्रारंभिक परीक्षा में आप लोग बैठ रहे हैं तो ऐसे प्रश्न में सिली मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। ये सिली मिस्टेक ही है, छोटे छोटे मिस्टेक है, बच्चों ने अच्छे अटेम्प्ट किए हुए हैं, लेकिन इन सब प्रश्नों में यहाँ गलती होना
सही नहीं है आगे के लिए, है ना। ये पूरा डिटेल्स है उसके। इन्वायरमेंट, फिर से इन्वायरमेंट का क्वेश्चन। इन्वायरमेंट पीछे भी हमने कहा था, पहला वाला कार्बन मोनोऑक्साइड वाला लेके प्रदूषक गैस के बारे में, उसको तो सबसे ज़्यादा बच्चों ने गलत किया है। एक इन्वायरमेंट का क्वेश्चन ये भी था, क्वेश्चन नंबर 75, है ना। इसको अगर आप देखो तो 57, लगभग 58%, 8.85 लाइक 58%। तो अगर सपोज दैट हमने कहा कि ऑफलाइन और ऑनलाइन सभी को मिला दे बच्चों को, 100 बच्चे ने अगर सपोज दैट टेस्ट दिया है तो 100 में से 58 बच्चों ने गलत करा है, जो कि ये भी नहीं होना चाहिए। क्या है इन्वायरमेंट का प्रश्न, आइए देखते हैं। प्रश्न ये है, अब वेटलैंड के बारे में कह रहा है, रामसर आर्द्र भूमि अभिसमय। अब रामसर, है ना, सबको पता है ईरान का एक शहर है रामसर। 1971 में एक संधि हुई थी, और 1971 में, बिल्कुल सही यहाँ पे लिखा है, और 1975 में क्या हुआ था, ये प्रभाव में लाया गया था। इसके थ्रू हम क्या कर रहे थे, जो भी आर्द्र भूमि थी उसको संरक्षित करने का कार्य कर रहे थे, उसको बचाने का कार्य कर रहे थे। जो भी वेटलैंड थे, भारत के अंदर बहुत सारे वेटलैंड हैं। रामसर साइट की बात नहीं कर रहे, रामसर साइट एंड वेटलैंड बोथ आर वेरी डिफरेंट। रामसर साइट तब हम कहते हैं जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम उसे दर्जा देते हैं, और आर्द्र भूमि क्या होता है, भारत के अंदर डोमेस्टिक लेवल पे हम उसे बनाते हैं, दलदलीय क्षेत्र होता है। अब हम उतना डिटेल में आपको लेके नहीं चलेंगे, फिलहाल प्रश्न पे आते हैं। तो इसमें बोला है कि 1971 में हस्ताक्षरित रामसर अभिसमय एकमात्र वैश्विक संधि है जो विशेष रूप से आर्द्र भूमि के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग पर केंद्रित है। बिल्कुल सही है, वैश्विक स्तर पर। इसके साथ ही साथ कंजर्वेशन किस पे, बायोडाइवर्सिटी भी है, साथ में है दोनों। तो वो क्या है, बायोडाइवर्सिटी के लिए है, उस पर चर्चा करेंगे बाद में कभी। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, यह अभिसमय बहुपक्षीय जैव विविधता समझौता प्रणाली के भाग के रूप में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट क्या है, प्रोग्राम के अंतर्गत संचालित है। अगर आप सोचो, ये इन्वायरमेंट प्रोग्राम है और ये कंजर्वेशन के बारे में बात हो रही है, तो कंजर्वेशन को लेके कौन देखता है, IUCN, IUCN, IUCN के अंतर्गत ही आता है ना। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया यहाँ पे, तो आपको यहीं पे समझ जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट कथन एक सही है बट दो क्या है, गलत है। तो फिर कैसे 58% बच्चों ने गलत कर दिया, 57.85% बच्चों ने गलत किया है। मिस्टेक समझ में आया, सब कुछ सही है, गलत कहाँ पे कर रहा है, UNFP की जगह पे IUCN हो जाएगा, है ना। देखिए सब कुछ वही है जो हमने आपको बताया है। यूनेस्को की बॉडी है, ध्यान रखिएगा, जैव विविधता CBT जैसी वैश्विक संस्थाओं के साथ मिलकर काम करती है, फिर भी यह स्वतंत्र और अंतर सरकारी संधि के रूप में कार्य करती है। ठीक, किसके अंतर्गत आता है, IUCN द्वारा संचालित होती है, न कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। वो तो प्रोग्राम है, ये तो कंजर्व करता है, संरक्षित करता है, बचाने का कार्य करता है। तो पढ़ते ही आपको समझ जाना चाहिए कि सर यहीं पे गड़बड़ लग रहा है, यहीं पे गड़बड़ लग रहा है, और फिर भी आप लोगों ने गलती किया। कोई बात नहीं, आगे आते हैं। हिस्ट्री का एक प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर, आप जो टेस्ट दिए हैं क्वेश्चन नंबर 22 अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 22 हिस्ट्री का है। उसमें देखिएगा 57% बच्चों ने गलत किया है। ये सभी प्रश्न जो हम आपको आज एनालिसिस करा रहे हैं, बहुत डीप एनालिसिस नहीं करा रहे हैं, और उसकी आवश्यकता भी नहीं है कि बहुत डीप कराएं, बिकॉज सभी अध्यापक अपने अपने सब्जेक्ट को अपने अनुसार पढ़ाए भी होंगे आपको। लेकिन इस क्लास का मकसद सिर्फ ये है कि जो आप नेक्स्ट टेस्ट 18 जनवरी को ओपन देने वाले हैं, अगेन टेस्ट आपका है 18 जनवरी को, ऑफलाइन सेंटर पे भी होंगे, ऑनलाइन पे भी होंगे, तो कम से कम इन गलतियों से आप समझ पाएँ कि गलती सर सिली कहाँ पे हम कर रहे हैं। छोटी छोटी गलतियां हैं, प्रश्न बहुत आसान है, गलतियां छोटी हैं, शब्दों को आप चयन नहीं कर पा रहे हैं कि सर ये शब्द का मतलब क्या है, ऑप्शंस को ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं, खुद को होल्ड नहीं कर रहे, समय नहीं दे रहे। क्वेश्चंस पढ़ने के बाद तुरंत आंसर पे नहीं जाना चाहिए, क्वेश्चंस पढ़ने के बाद खुद को समय देना चाहिए।
कम से कम 2 से 3 सेकंड 5 सेकंड की क्वेश्चन क्या कह रहा है। यूपीएससी है, पेपर देखने में लगता है, क्वेश्चन देखने में लगता है कि इजी है, लेकिन उसके बिहाइंड का बहुत चीज़ छिपा रहता है। तो जब खुद को आप समय देंगे ना, तो उस चीज़ को समझ पाएंगे कि एक्चुअल में क्वेश्चन क्या कह रहा है, और फिर ऑप्शन पे जाइए, देखिए 100% आंसर आएगा आपका फिर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। मेरी मातृभाषा में कितनी भी कमियां क्यों ना हो, आसान सा प्रश्न, ठीक है, मुझे उससे उसी भांति चिपका रहना चाहिए जैसे एक बच्चा अपनी माँ से, मतलब ये मातृभाषा को लेकर है, अपनी मातृभाषा में कितनी भी क्यों ना कमियां हो, है ना, मुझे उससे या उसी भांति चिपका रहना चाहिए जैसे एक बच्चा अपनी माँ से चिपका रहता है, यही मुझे जीवनदायिनी दुग्ध दे सकती है। ये स्टेटमेंट किसका था? एक पत्रिका था हरिजन, हरिजन पत्रिका में ये स्टेटमेंट क्या है दिया गया था। तो ये पत्रिका दिया किसने था और कब आया था ये पत्रिका, कौन बताएगा? ये पत्रिका हरिजन नाम से 1946 में छपा था। कब? 1946 में हरिजन पत्रिका में ये स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा। अब आसान सा प्रश्न था, इसको एक्सप्लेन, आप देखिए एक्सप्लेनेशन यहाँ पे इसकी पूरी दी हुई है, 1946 में हरिजन पत्रिका में उल्लेखित किया गया है ना। ये बेसिकली क्या है, विश्वास और प्रतिबिंबित होता है कि मातृभाषा केवल संचार का साधन नहीं है, केवल कम्युनिकेशन का साधन नहीं है, ठीक है, बल्कि सांस्कृतिक एवं भावनात्मक जीवन रेखा भी है। ऐसा महात्मा गांधी जी का कहना था, ठीक है। जैसे माता का दुग्ध बच्चों को पोषण प्रदान करता है, ठीक है। ये सब पीडीएफ, इसकी डिटेल्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक्स होगा, उस पर क्लिक करके सीधा टेलीग्राम पे जाके ये पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ जो 18 जनवरी को टेस्ट होने वाला है उसकी भी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके आप फ्री में वहाँ पे इनरोल कर सकते हैं, जिससे टाइम पे आपको नोटिफिकेशन जाए और उस टेस्ट को भी आप अटेम्प्ट कर पाएँ, और जो गलतियाँ इसमें किए हैं वो गलतियाँ आपसे दोबारा ना हो। पॉलिटी की अगर हम बातें कर लें तो क्वेश्चन नंबर 10 जो था वो पॉलिटी का था, ठीक। 57% बच्चों ने गलत किया, 57.48% बच्चों ने गलत किया है। क्या है प्रश्न? अब देखिए यहाँ पे प्रश्न किससे संबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में है। किसके? सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनसे संबंधित स्टेटमेंट दिया हुआ है। क्या है? जब भी सर्वोच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीशों हेतु कोई पद रिक्त होता है तो राष्ट्रपति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से क्या है, किसी तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति तो बिल्कुल भी की जा सकती है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। लेकिन मुख्य न्यायाधीश संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के संग परामर्श करते हुए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही किया जा सकता है। इट मीन्स कि ये वाले स्टेटमेंट गलत हो गए। भारत का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश से अस्थायी अवधि हेतु सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति तथा संबंधित न्यायाधीश दोनों की पूर्व सहमति आवश्यक है। दोनों की सहमति आवश्यक है, यह स्टेटमेंट आपके सामने कह रहा है। तो अब यहाँ पे वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, दिखाई दिया? तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? नहीं, ठीक है, एक मिनट रुक जाइएगा, ठीक। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। गलत तो ये है, भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति केवल मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ही की जा सकती है जब वह अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में असमर्थ हो, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट सही है ना। तो केवल क्या हो जाएगा, एक, ऑप्शन नंबर ए। आसान सा प्रश्न। नेक्स्ट आइएगा, इसकी डिटेल्स आपके सामने है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइएगा इन्वायरमेंट। अगेन इन्वायरमेंट का तीसरा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 77।
रॉन्ग कितना बच्चों ने किया है? 57% बच्चों ने रॉन्ग किया है। इसका मतलब इन्वायरमेंट के जो भी प्रश्न आए हैं पर्यावरण से संबंधित, 50% से ज्यादा बच्चों ने गलत किया है। तो आपको समझने की यहाँ जरूरत है और प्रश्न आएंगे इन्वायरमेंट के। अब मैनग्रोव को लेके बोला हुआ है। मैनग्रोव सदाबहार पादप है जिसके लिए मध्यम लवणता श है, लेकिन जीवित रहने के लिए उन्हें निरंतर ज्वारीय प्रभाव की आवश्यकता होती है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कैसे गलत कर दिया आप लोगों ने? मैनग्रोव जरायुता एक अनुकूली क्रियाविधि है जो मृदु, लवणीय और अस्थिर पंख तटों में पौधों के नवाकुरों को स्थापित होने में सहायता करती है। यह भी बिल्कुल सही है। सभी मैंग्रोव प्रजातियों में ऐसे अस्तंभ मूल का विकास होता है। नहीं, अलग अलग होता है। नहीं नहीं, अलग अलग होता है, सभी में एक जैसा नहीं होता है। तो ये तो गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? 1 और 2। डिफिकल्ट लग रहा है प्रश्न? नहीं है ना? अब आपको लग रहा होगा ना इस टाइम एनालिसिस में कि सर प्रश्न आसान था, जल्दबाजी में गलती की। मत करिए ऐसी गलतियां, ठीक है? देखिए यहाँ पे जो हमने बताया, एक ही प्रकार की जड़ें विकसित नहीं होती हैं, और यहाँ पे लिखा है सभी में, यहाँ पे, ठीक? तो ये गलत हो गया, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है? जैसे यहाँ पे राइजोफोरा में तोरण रूपी होते हैं, वहीं पे आप देखो ओविशेनिया में जैसी प्रजातियों में क्या होता है? निमेटोफोर होते हैं। तो अलग अलग होते हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है। थर्ड वाला गलत हो गया। नेक्स्ट हिस्ट्री के आए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जो था हिस्ट्री का था, इसमें भी 57% बच्चों ने गलत किया है। इतनी डीप एनालिसिस आप इससे खुद को भी और इम्प्रूव कर सकते हैं। 18 जनवरी का जो टेस्ट होने वाला है, सभी लोग जाके उसको रजिस्टर कर लीजिए। अभी डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मिल जाएगा? लिंक मिल जाएगा, जाके इनरोल कर लीजिएगा, जिससे 18 जनवरी को जब पेपर हो, चाहे आप सेंटर पे ऑफलाइन आ जाइएगा, किसी भी सेंटर में, किसी भी, अगर आप क्षेत्र में रहते हैं, फॉर इलाहाबाद में रहते हैं, लखनऊ में रहते हैं, जयपुर में रहते हैं, इंदौर में, पटना में, रांची में, कहीं भी रहते हैं, तो सीधे सेंटर पे जाके फ्री में टेस्ट दीजिए। इससे आपको खुद में आकलन कर पाएंगे कि आप 26 के लिए कितने तैयार हैं, और ये दिख रहा है कि आप कितने तैयार हैं। ये टेस्ट इस तरह से आपको हमेशा एनालिसिस मिलेगी। इससे आप खुद को जांच पाएंगे कि 57% में हम भी आते हैं, अगर गलत किए हैं तो दोबारा ये नहीं होगा। तो ये जो परसेंटेज है ना, अगले टेस्ट में कम हो जाना चाहिए। अगर आप सभी ये वीडियो देख रहे हैं तो अगले टेस्ट में ये परसेंटेज किसी भी हाल में कम होना चाहिए, तब हम ये समझ पाएंगे कि आपने इस वीडियो का फ़ायदा उठाया है। ठीक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइएगा, क्या है क्वेश्चंस? हिस्ट्री का था। निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1830 के दशक के दौरान बंगाल और बिहार के स्थानीय स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट देने के लिए कहा था? विलियम एडम। कौन था? विलियम एडम। ऑप्शंस नंबर सी। कौन था? विलियम एडम। ध्यान रखिएगा, बंगाल और बिहार दोनों जगह पे इन्होंने क्या किया था? सर्वे वगैरह किया था, जिसमें मालूम चला कि 1 लाख से ज़्यादा पाठशाला है और उसमें लगभग 20 लाख बच्चे हैं, है ना? इस रिपोर्ट में इन्होंने क्या है बताया था। और बेसिकली इसमें कहा था कि धनी लोग या स्थानीय लोगों के द्वारा ही वो चलाया जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। इन्वायरमेंट का फिर से चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है। इसको भी 55% मतलब 55% बच्चों ने गलत किया है। क्या है प्रश्न? तटीय प्रवाल भित्तियां प्रत्यक्ष रूप से तट से संलग्न होती हैं। बिल्कुल सही बात है, तटों से जुड़ी होती हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाई जाने वाली सबसे सामान्य प्रकार की प्रवाल भित्तियां हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। प्रवाल रोधिका समुद्र तट के समानांतर होती हैं, जो एक लैगून तट से अलग होती हैं। करेक्ट है। अब यहाँ पे हम डिटेल में लेके नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि छोटे समय में हम एनालिसिस करानी है, नहीं तो अभी इसको हम लोग और डिटेल में पढ़ते कि सर प्रवाल रोधिका क्या है, प्रवाल भित्तियां क्या हैं, है ना?
तो उसको फ़िलहाल अभी हम आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो सब टेस्ट अलग एनालिसिस है। इसमें सिर्फ खुद को आपको जानना था कि सर इतने सारे परसेंटेज गलत हो रहे हैं बच्चों के, तो उसमें हम भी आते हैं क्या? बिल्कुल, अगर आपका गलत है तो उसमें आप भी कंसीडर हैं। मुख्यतः मन्नार की खाड़ी में पाया जाता है? नहीं 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 नहीं, ये मन्नार की खाड़ी में नहीं है, ध्यान रखिएगा, है ना रोधिकाएं। ये बेसिकली आपको अंडमान एंड निकोबार तट के समीप में अगल बगल देखने को मिलेंगे, तो ये गलत है, ये सही है। एटॉल वृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार चट्टानों से मिलकर बने होते हैं या बनते हैं, जिनका निर्माण समुद्र तल में अवतलित होती हैं, वेदियों पर प्रवाल भित्ति के माध्यम से होता है। ऐसी संरचना उदाहरण स्वरूप लक्षद्वीप में देखी जाती है। बिल्कुल सही है। तो 1 एंड 3 है ना, 1 एंड 3, 1 एंड 3 ऑप्शन नंबर सी। गॉट इट? समझ में आ रहा है? ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ये वही चीजें हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, मन्नार की खाड़ी में नहीं होती है। पॉलिटी का क्वेश्चन से क्या है? पॉलिटी का अगेन क्वेश्चन नंबर 13, 53% बच्चों ने गलत किया हुआ है। 53.95 मतलब कि 54% बच्चों ने गलत किया। क्या है प्रश्न? आइए देखते हैं। भारत में उच्च न्यायालयों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाले प्रावधानों के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। क्या कह रहे हैं? कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। अब बच्चों ने गलती क्या की है? कौन सा स्टेटमेंट सही है, उस चीज पर जाकर उन्होंने आंसर लगाया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। मैंने कहा है कि प्रश्नों को आप कंसंट्रेट होके पढ़िए और थोड़ा सा खुद को समय दीजिए, है ना। अब यहाँ पे बोला नहीं है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन संबंधित राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। अगर उस पे हो जाएगा तो आर्थिक रूप से दबाव आ जाएगा राज्यों के ऊपर ना, तो ये तो गलत है ना। ये राज्यों का नहीं होता है, भारत होता है ना। भारत की संचित निधि पर होता है। तो मिल तो गया हमारा आंसर, ये मिल गया। बस आगे आपको चेक ही नहीं करना है, जाना ही नहीं है, आगे बढ़ गए। आगे जाना है क्या? ये जितने सारे 3 स्टेटमेंट हैं ये बिल्कुल सही है, तो आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। हमें यहीं पे गलत मिल गया कि सर ये राज्य नहीं होगा, ये भारत की संचित होगा नहीं थी। अगर राज्य होगा तो राज्यों के ऊपर आर्थिक दबाव बढ़ जाएगा ना, तो गलत हो गया स्टेटमेंट। सीली मिस्टेक है, राज्य और भारत यही देखना था, और 58% बच्चों ने इसको गलत किया है, नहीं होना चाहिए था। नेक्स्ट आइए, ये सब जितनी डिटेल्स है इन सब का कंप्लीट पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आज ही सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और इसकी नोट्स बना लीजिएगा, जिससे जो 18 जनवरी को पेपर होगा, आपका ओपन टेस्ट है, कोई पैसा नहीं देना है, फ्री में देना है। मन करता है कि सेंटर पे जाके देना है तो सेंटर पे बैठ के दीजिएगा, नियरेस्ट सेंटर पे। ऑनलाइन देने की इच्छा है तो ऑनलाइन दीजिएगा। आज ही रजिस्टर्ड कर लीजिएगा, है ना, इनरोल कर लीजिएगा, जिससे समय पे 18 जनवरी को आप पेपर दे पाए। और फिर 18 जनवरी को आप टेस्ट देंगे, फिर हम आपके सामने समक्ष आएंगे दोबारा और फिर बताएंगे कि इतने इतने % बच्चों ने गलत किया है। अब आप देखिएगा उसमें है कि नहीं है। बट हम आशय हमारा आपसे यही उम्मीद रहेगा कि ये जो परसेंटेज हमें दिख रहा है 50% के ऊपर मैक्सिमम लोग गलत किए हैं, वो परसेंटेज कम हो जाए। वो परसेंटेज सभी प्रश्नों में, 100 प्रश्नों में अगर 10% के नीचे आ गया, 15% के नीचे आ गया, इसका मतलब जो भी बच्चे अटैम्प्ट दे रहे हैं उनकी तैयारी बहुत अच्छी है ना। तब कंपटीशन का लेवल दिखेगा। आगे आइए, फिर से पॉलिटी के क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें भी लगभग 54% बच्चों ने गलत किया है। भारत में प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित बोला हुआ है। अनुच्छेद 323A के तहत संसद एवं राज्य विधानसभाओं दोनों को प्रशासनिक अधिकरण स्थापित करने की या करने का अधिकार है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट के अंतर्गत रक्षा बलों एवं संसद के सचिवालय कर्मचारियों के सभी नहीं, ये गलत हो जाएगा, सभी कर्मचारियों के सेवा संबंधित मामलों में शामिल है। नहीं, गलत है ये। तो स्टेटमेंट कौन सा गलत है इसमें? हमारा सेकंड वाला क्या है? गलत है ना। और पहला वाला क्या है इसमें?
323 ए के 323 ए और 323 बी दो है। तो ए के तहत कह रहा है कि राज्य विधानसभा में दोनों प्रशासनिक, नहीं गलत है ये भी स्टेटमेंट। तो बोथ स्टेटमेंट क्या है हमारा, गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें भी गलत है। क्या है देखिए, एनालिसिस यहाँ पे दिया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976, ठीक है, 14A अनुच्छेद 323 ए 323 बी शामिल किया गया, जिसके माध्यम से किसकी अधिकरणों की व्यवस्था की गई है। 323 ए विशेष रूप से सेवा संबंधित, ध्यान रखिएगा, मामलों हेतु प्रशासनिक अधिकारों या अधिकरणों से संबंधित है, जिसके तहत केवल संसद को इन्हें स्थापित करने का अधिकार है। यहां पे क्या लिखा था, देखिए यहां पे क्या लिखा है, संसद एवं राज्य विधानसभा, यही गड़बड़ है। आप सोचो इस स्टेटमेंट से सब गड़बड़ हो गया। एक लाइन अगर आपको याद हो, पढ़ा है आपने, तो आसानी से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन गलतियां हो गई। कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पॉलिटी का अगेन क्वेश्चन नंबर 2 था। पॉलिटी में भी 53 मतलब 54% के आसपास बच्चों ने गलत किया है क्वेश्चन नंबर 2 को। क्या है, भारत में संविधान संशोधन के संबंध में बोल रहा है। किसी राज्य में विधान परिषद के उत्थान के लिए संसद के विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों के अनुसमर्थन। पहली बात तो ये है ना कि भारत में संविधान संशोधन की अगर हम बातें करें तो हम लोग कितने प्रकार से करते हैं, तो 3 प्रकार से करते हैं। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से हम लोग क्या है संविधान संशोधन को देखते हैं। जैसे साधारण बहुमत होता है, दूसरा क्या होता है संसद में विशेष बहुमत के द्वारा, तीसरा क्या होता है संसद के विशेष बहुमत, ध्यान रखिएगा, तथा आधे राज्यों के अनुसमर्थन को अगर हम ले कंसीडर कर ले तो 3 तरह से हम कर सकते हैं। तो पहला क्या बोला हुआ है, किसी राज्य में विधान परिषद के उत्थान के लिए संसद के विशेष नहीं साधारण हो जाएगा, है ना, साधारण बहुमत से हो जाएगा। तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण में परिवर्तन केवल संसद के विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा क्या है किया जा सकता है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, कितने सही हैं ये पूछा हुआ है ना। तो यहां पे देखिए कितने सही है। पहला स्टेटमेंट हमने कहा गलत हो गया, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारत के संघीय ढांचा का मूलभूत आधार है, ठीक। तो इसका मतलब ये वाले स्टेटमेंट हमारे क्या है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। वित्तीय निहिरताओं के कारण संसद के सदस्यों के वेतन में केवल संसद के विशेष बहुमत नहीं, गलत है, ठीक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा सही है, केवल और केवल सेकंड वाला, ठीक। यहां पे देखिए लिखा हुआ है, ठीक, साधारण बहुमत दिखाई दिया, क्या है साधारण बहुमत से किया जा सकता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो साधारण बहुमत हो गया। और पहले वाले में हमने क्या बताया था, समय 368 के तहत संशोधन प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। ओके गॉट इट, ये साधारण नहीं होगा, इसमें राज्य के विधान परिषद के उत्थान के बोला हुआ है ना, 368 के तहत नहीं है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या होता है आपका विशेष न हो के, इसमें साधारण होता है, ठीक, क्या होता है साधारण होता है, क्लियर। तो एक हमारा सही है। नेक्स्ट एनवायरमेंट से अगेन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73। इसको गलत करने वालों की संख्या कितनी बच्चों की, 52% के आसपास। राज्य सरकार पारिस्थितिकीय तथा प्राणी जातीय संबंधित महत्व वाले क्षेत्र के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। राज्य सरकार राज्य वन्य बोर्ड से परामर्श के उपरांत राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। राज्य नहीं, राष्ट्रीय होगा। देखिए यहां पे ये गलत लिखा हुआ है, नेशनल होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय हो जाएगा। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से परामर्श के उपरांत राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है ना। क्या पूछा है, कौन सा सही है, तो पहला तो सही है
है ना। ध्यान रखिए, यहाँ पे देखिए आपको दिखेगा स्टेटमेंट 1 क्या है, सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है। यहाँ पे आपको देखिए नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ दिख रहा है, ठीक है ना, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ दिख रहा है। तो इट मीन्स क्या हो गया, ये गलत हो गया, ये भी सही है, इसमें भी कंजर्वेशन रिजर्व के लिए होता है। तो 1 एंड 3 ऑप्शन नंबर सी। अब लिखा है सरकार द्वारा स्थानीय समुदायों के परामर्श के बाद विशेष रूप से राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य के निकटवर्ती क्षेत्रों के लिए एक कंजर्वेशन रिजर्व अधिसूचित किया जा सकता है। बिल्कुल, तभी तो हम क्या करेंगे, चीज़ों को बचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो सही है। नेक्स्ट आइएगा, क्वेश्चंस आपके अगेन करंट के हैं, क्या है क्वेश्चंस नंबर करंट के हैं, ध्यान रखिए करंट अफेयर का है। क्वेश्चन नंबर 92, 49% बच्चों ने गलत किया, लगभग 50% आप मान सकते हैं, ठीक है, 50% के आसपास बच्चों ने गलत किया है। भारत के परिसीमन आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। यह एक संवैधानिक निकाय है, असंवैधानिक निकाय है जिसका भारतीय संविधान के अनुच्छेद, नहीं तो मतलब केंद्र के द्वारा होता है ना अंतर्गत, नहीं ये तो गलत हो जाएगा, यह स्टेटमेंट साफ साफ गलत है। इसके द्वारा जारी आदेश के विधिक शक्ति होने के साथ उसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है, ऑप्शंस नंबर बी यहां पे सही है। आसान सा प्रश्न देखिए यहां पे आपको लिखा हुआ है, ठीक है, क्या है, संसद द्वारा पारित विधि के तहत इसे केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है। इसका मुख्य कार्य संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करना होता है, इसलिए स्टेटमेंट हमारा 1 गलत था। क्वेश्चंस नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चंस नंबर 20 हमारा क्या है, हिस्ट्री का है, ठीक, और इसको भी गलत करने वालों की संख्या लगभग 50% के आसपास है। 20 प्रश्न ऐसे रहे हैं जिन्होंने गलती किया हुआ है, अभी आगे चर्चा करेंगे हम लोग। बंगाल के विभाजन द्वारा सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा देने तथा उभरती राष्ट्रवादी एकता को कमजोर करने के क्रम में बहुसंख्यक धार्मिक समूहों वाले 2 प्रांत गठित किए गए। राष्ट्रवादी नेताओं ने बंगाल नेशनल कॉलेज जैसे संस्थानों की स्थापना मुख्यतः अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा को पारंपरिक संस्कृत आधारित शिक्षा से स्थानांतरित करने के लिए, नहीं ये तो साइंटिफिक वो था, वैज्ञानिक था, है ना, तो ये तो गड़बड़ हो गया। आधुनिक साहित्य, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शिक्षा प्रदान की जाए, है ना, तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल गलत है, साफ साफ दिख रहा है, तो हमने बोला ये गलत है, और ये वाले बिल्कुल सही है, तो ऑप्शंस नंबर 1, ठीक। नेक्स्ट आइए, हाँ पॉलिटी के प्रश्न रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक, इसमें लगभग 51% बच्चों ने क्या किया है, गलत किया है। ये भी देख लेते हैं कैसा प्रश्न है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य सूची से संबंधित विषयों पर, किससे, राज्य सूची, विधि निर्माण की संसद की शक्ति के संबंध में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है और कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है बेटा, गलत है। हाँ लास्ट क्वेश्चन से, संसद द्वारा सूची से, संसद राज्य सूची से संबंधित विषयों पर निधि निर्माण कर सकती है, कौन, संसद, यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्तावित, है ना, या प्रस्ताव पारित कर दे और यह विधि प्रस्ताव के विपंगत होने के उपरांत 6 माह तक प्रवृत्त रहे। पहला स्टेटमेंट है, जब राज्यों द्वारा संसद से राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण का अनुरोध किया जाता है तो संबंधित राज्य विधानमंडलों को उस विधि को संशोधित या फिर निरसित करने का अधिकार होता है। नहीं, यह तो गलत है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद द्वारा संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची से संबंधित विषयों पर विधि निर्माण किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति शासन समाप्त होते ही ऐसी विधियां स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाती। नहीं, ये भी गलत है। इट मीन्स कि ये भी स्टेटमेंट गलत है, ये भी गलत है, केवल एक स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 1 हमारा सही है। देखिए यहां पे क्या कह रहा है, भारत में विधायी शक्तियों के वितरण से सामान्यतः केंद्र एवं राज्य के विषय पृथक किए गए हैं, लेकिन असाधारण परिस्थितियों में संसद राज्य के सूची विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है।
अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है तो संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है। जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो ये सब बिल्कुल बेसिक चीजें पढ़ते हैं, टीचर जरूर पढ़ाते हैं आपको। ये विधियां प्रस्ताव की समाप्ति के 6 माह बाद निष्प्रभावी हो जाती हैं, तुरंत नहीं होती हैं। इसलिए स्टेटमेंट एक हमारा सही था, बाकी 2 स्टेटमेंट गलत थे। ठीक, बाकी ये डिटेल्स हैं। ठीक है, तो टोटली हमने 20 प्रश्नों को हमने देखा है। कितने प्रश्नों को हम लोगों ने देखा है? ध्यान रखिएगा, 100 प्रश्न थे। 100 प्रश्नों में से मात्र 20 प्रश्न ऐसे थे, 20 प्रश्न ऐसे थे जिसे मैक्सिमम बच्चों ने क्या किया है? मैक्सिमम बच्चों ने क्या किया है? गलत किया है। पता है आपको, मैक्सिमम लोगों ने गलत किया है। और ये जो टेस्ट था, इस टेस्ट को हमने बहुत डीप में जाके एनालिसिस नहीं किया है, प्रश्नों का बहुत डीप में जाके हमने आपको नहीं समझाया है। मेन इसका एनालिसिस का ये कारण था कि जो आप 18 जनवरी को, है ना, 18 जनवरी को जो आप टेस्ट देंगे, दूसरा है ना, टेस्ट 2 है ना, ये दोनों होगा, ध्यान रखिएगा। आप इसको ऑफलाइन भी दे सकते हैं और ऑनलाइन भी दे सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ये दोनों दे सकते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। जो 18 जनवरी को आप टेस्ट देंगे उसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। आपने देखा है कि सभी प्रश्न इजी टू मॉडरेट लेवल पे थे, डिफिकल्ट लेवल पे नहीं थे। केवल और केवल आपको प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है, शब्दों को समझना है कि शब्द कह क्या रहा है, और ऑप्शन को देख के एलिमिनेट करना है। तो थोड़ा सा अपने आप को समय देके प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा और अगले 18 जनवरी के टेस्ट में आप इस प्रतिशत से बाहर रहिएगा, हम ये आपसे उम्मीद करेंगे। आप देखिए 74% बच्चों ने एक आसान से प्रश्नों का गलत जवाब दिया, है ना, जो डेली के लाइफ में आपको देखने को मिलता है। कितना? 72% बच्चों ने गलत किया है। कौन से प्रश्न को? इस प्रश्न को। लगता है कि गलत होना चाहिए था, नहीं ना? तो मतलब ध्यान से आप लोगों ने पढ़ के आंसर नहीं दिया, ठीक, और एलिमिनेट करना सीखिए, ठीक है ना। तो अगले टेस्ट में जब हम आपसे मिलेंगे 18 जनवरी को, जब आप टेस्ट दे लेंगे तो उसकी एनालिसिस जब हम आपको लेके आएंगे तो हम उम्मीद करेंगे कि इस प्रतिशत में आपका नंबर ना हो और आप आज के इस एनालिसिस से अपने आप को उन गलतियों से दूर रखिएगा जिसके कारण आपके प्रश्न गलत हो रहे हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि इस एनालिसिस को आप लोग समझ पाए हैं और मेरे तरफ से आप सभी को एक ही सजेशन है, वो ये है कि प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए और खुद को होल्ड करिए थोड़े से सेकंड के लिए और फिर ऑप्शंस पे जाएंगे तो समझ पाएंगे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है। क्योंकि सिली मिस्टेक है, छोटी छोटी मिस्टेक है, इसका मतलब 2 ही चीज़ होता है, या तो प्रश्नों को आपने ध्यान से पढ़ा नहीं है या तो बिल्कुल स्टडी नहीं किया है। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि जो बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है बिल्कुल स्टडी ही ना किया हो, ये इम्पॉसिबल है। तो वो आपकी छोटी छोटी सिली मिस्टेक है। तो हम उम्मीद करेंगे कि अगली बार आपकी सिली मिस्टेक्स ना हो और एक बेहतरीन टेस्ट आप दीजिए 18 जनवरी को। और किसी भी सेंटर पे आप जाके दे सकते हैं, है ना। हमारे जो अलग अलग राज्यों में सेंटर है, प्रयागराज में भी है, लखनऊ में भी है, इंदौर में भी है, रांची में भी है, पटना में भी है, दिल्ली में भी है, जयपुर में भी है, नोएडा में भी है। जहां आपकी इच्छा हो वहां पे जाइए, ऑफलाइन टेस्ट दे लीजिए, या फिर इच्छा है कि नहीं हम ऑफलाइन नहीं जा सकते हैं तो ऑनलाइन आप इनरोल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। ज़रूर से आप टेस्ट दीजिए कि अगले टेस्ट में हम आए तो बता पाए कि एनालिसिस के तहत उस परसेंटेज में आप हैं या नहीं हैं। आशा करते हैं टेस्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच और मिलते हैं 18 जनवरी के बाद 18 जनवरी के नेक्स्ट टेस्ट में जो आपका एनालिसिस होगा उसके साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।